Hello बच्चों. So today I'm back with another video, and so this is going to be the solubility. ठीक है बच्चों. अब देखो, हम लोग अगर एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, है ना, इफ़ यू आर फॉर्मिंग ए सॉल्यूशन, हम सोल्यूबिलिटी किसका चेक करेंगे? सबसे पहला बात ये है, सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें होता है बच्चों? सोल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है ना. और सॉल्यूशन बनता कैसे है? सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा. अब पता है डिसॉल्व करना मतलब क्या बच्चों? इसको मिक्स करना है ना. यहाँ पे मतलब सोल्यूट को यहाँ पे मिक्स करना है. अगर मिक्स हो गया, डिसॉल्व हो गया प्रॉपरली, तो क्या बोलेंगे? सोल्यूट इज सोल्यूबल इन सॉल्वेंट, यही तो बोलेंगे. अगर मान लो मैंने सोडियम क्लोराइड और वाटर लिया, ठीक है ना बच्चों. अब मैं सोडियम क्लोराइड को वाटर में जब मिक्स करूँगा या तो डिसॉल्व करूँगा, अगर वो डिसॉल्व हो गया तो मैं क्या स्टेटमेंट दूंगा कि NaCl इज सोल्यूबल इन वाटर, है ना. ये तो हम जब भी सोल्यूबिलिटी डिस्कस करेंगे बच्चों, हम सोल्यूट का सोल्यूबिलिटी डिस्कस करेंगे सॉल्वेंट में. अब वो सॉल्वेंट कैसा होगा उस पर डिपेंड करेगा, या तो आपका सोल्यूट भी कैसा होगा उस पर डिपेंड करेगा, है ना. अब हमें हमारे यूनिट में दो चीज़ें पढ़ना है. हमें सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड और सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड. तो हमें सॉलिड लिक्विड का सोल्यूबिलिटी के बारे में पढ़ना है और गैस लिक्विड का सोल्यूबिलिटी के बारे में पढ़ना है. मतलब कुछ फैक्टर से क्या क्या चीज़ें हो सकता है, तो ये सब के बारे में हमें डिस्कस करना है यहाँ पे. ठीक है बच्चों. एक तो समझ में आ गया कि आप सोल्यूबिलिटी जब भी चेक करोगे तो आप सॉलिड मॉलिक्यूल का सोल्यूबिलिटी चेक करने वाले हैं. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर, राइट बच्चों. नाउ फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग दैट एज आई एम सेइंग टू यू कि मान लो सोल्यूबिलिटी होता क्या है, मतलब किसी भी सोल्यूट का सोल्यूबिलिटी होता क्या है. तो हम क्या बोलते हैं ना कि मान लो मैंने एक सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हम पहले से ही ना मान लो 250 ml वाटर लेके रखें और ये हमारा सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है. और मैंने बोला कि हम जब ये चीज़ें बना रहे हैं तो रूम टेम्परेचर है, मान लो मैंने बोला 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है बच्चों. अब ये टेम्परेचर और अमाउंट फिक्स होना चाहिए. ये क्यों होना चाहिए बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे. बिकॉज इफ़ वी change the amount of this solvent as well as the temperature, then there will be variation in the solubility. That's why. That's the simple answer. अब देखो, मैंने टेम्परेचर फिक्स कर दिया, मैंने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी फिक्स कर दिया. अब मैं जब भी कोई एक सोल्यूट लूँगा और मैंने इसको यहाँ पे डिज़ोल्व करने का ट्राई करूँगा, तो अगर डिज़ोल्व होता है तो क्या सॉल्युबल है, ऐसे स्टेटमेंट देंगे. अगर नहीं होता है तो इनसॉल्युबल, डिज़ोल्व नहीं होता है, ऐसे स्टेटमेंट देंगे. सिंपल सा बात है ना. सबको समझ में आ रहा है. अब देखो, अभी इसी फिक्स टेम्परेचर और फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मैं ये सोल्यूट का कितना मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे डिज़ोल्व कर सकता हूँ. इसका मतलब सोल्यूट का कितना मैक्सिमम अमाउंट में यहाँ पे डिज़ोल्व कर सकता हूँ. तो उसी को बेसिकली क्या बोला जाता है बच्चों? सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सोल्यूट बोला जाता है, और सोल्यूबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इन ए सॉल्वेंट बोला जाता है. कहने का मतलब ये देखो, ठीक है, कि सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस, मतलब मैंने बोला ना कि सोल्यूट का ही देखना है, तो सोल्यूट इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट that can be dissolved in a specific amount of solvent at a specific temperature. मैंने बोला ना कि फिक्स टेम्परेचर था, फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट था, उसमें इस सोल्यूट का कितना मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सोल्यूबिलिटी बोलते हैं. आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा है ना. अब देखो बच्चों, अब होता क्या है ना कि हम मानो कोई भी एक सोल्यूट ना किसी सॉल्वेंट में अगर हम डिसॉल्व करने वाले हैं या तो सोल्यूबल कराने वाले हैं उसको, तो वहाँ पे ना कुछ फैक्टर्स है जो कि डिपेंड करता है.
आप बोलोगे सर ऐसा क्या फैक्टर है जो कि डिपेंड करेगा? जैसे मान लो ये सोल्यूट और सॉल्वेंट, इनका ना नेचर कैसा है, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आपका होता है टेम्परेचर, इस पर डिपेंड करता है। और आपका प्रेशर क्या है या तो कितना है, इस पर भी डिपेंड कर सकता है। वो वेरी करेगा, ठीक है ना। प्रेशर का डिपेंडेंस एक्चुअली वेरी करता है कि आप सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या ले रहे हो, है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने जैसे बोला था ना आपको कि हमें दो चीज़ें पढ़ना है, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड, हमें दो चीज़ें पढ़ना है। तो उस दो चीज़ों के हिसाब से ये पैरामीटर मतलब डिपेंड करते हैं, है ना, कि जब भी मैं सोल्यूट को एक सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व कराने जाऊंगा तो ये सारे पैरामीटर मैटर करेंगे हमें, है ना। और किस तरह से मैटर करेंगे, हम जब एक एक करके चीज़ों को डिस्कस करेंगे ना, तो देन वी विल डिस्कस इट देयर। ओके बच्चों, ओके। तो हम ना सबसे पहले अभी ना जो टॉपिक डिस्कस करने वाले वो है आपका solubility of solid in a liquid, ठीक है। एक सॉलिड को अगर हम लिक्विड में डिसॉल्व कराएंगे तो क्या सॉल्युबल होगा, सॉल्युबिलिटी कैसा होगा, किस तरह से चीज़ें आएगा, तो ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। अभी देखो मैं चीज़ों को ना बहुत ही सिंपल तरीके से लेके जाऊँगा, ठीक है, आप लोग समझने का कोशिश करना। अब ना मैं जब एक सॉलिड ले रहा हूँ तो ये मेरा यहाँ पे क्या काम कर रहा है, सोल्यूट का काम कर रहा है मान लो, और मैं इसको डिसॉल्व करा रहा हूँ लिक्विड में। तो ये जो लिक्विड है ना बच्चों, ये हमारा सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है। सिंपल सा बात है ना, सिंपल सा बात। अब क्या है कि ये जो सॉलिड है इसमें अगर मैं सोल्यूबल करा रहा हूँ तो ये सोल्युबिलिटी कैसे मतलब डिफाइन करेंगे या तो क्या होगा, तो इनके बारे में हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या है ना, अगर मैं सॉलिड का लिक्विड में सोल्युबिलिटी बोलूँगा ना तो मैं कैसे बोलूँगा, आप थोड़ा सोचो। अगर एक सॉलिड का लिक्विड में सोल्युबिलिटी बोलूँगा तो क्या बोलूँगा मैं, कि इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन व्हाट, लिक्विड सॉल्वेंट। यही तो है ना, अब आगे तो हमने डेफिनेशन देखा ही ना। तो क्या बोलूँगा मैं, इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट मीन्स सॉलिड सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन व्हाट, लिक्विड सॉल्वेंट। ये क्या होता है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का सोल्युबिलिटी होता है, मतलब सॉलिड का सोल्युबिलिटी होता है इन ए लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है बच्चों। आ रहा है समझ में, है ना। तो आप डेफिनेशन इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, इट इज़ द, मतलब ऐसे बोलेंगे ना हम लोग, solubility of a solid in liquid is the maximum amount of solid solute that can be dissolved in a liquid solvent, है ना। जिसका क्या है अमाउंट, जो है जिसका अमाउंट क्या है फिक्स्ड है, और टेम्परेचर भी क्या है बच्चों, टेम्परेचर भी क्या है फिक्स है ना, ठीक है। तो सोल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए liquid is the maximum amount of solute that can be dissolved in a liquid solvent at specified temperature or a fixed amount of solvent। तो हम इस तरीके से स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आ रहा है समझ में। अभी ना जो क्या है पता है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता ना कि हर कोई सॉलिड, मतलब कोई भी सॉलिड है किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व करेगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना बच्चों, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, है ना। तो इसके लिए क्या होगा फिर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या लिखा था, कुछ फैक्टर्स है ना जो कि डिपेंड करता है कि कैसा होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। एकदम सिंपल चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, समझ लो बात को। अब
किसी भी एक सोल्यूट को, मतलब सोल्यूट को मैं अगर लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराना चाहता हूँ तो क्या है ना बच्चों, अगर मैं उनके नेचर के हिसाब से देखूँ, क्या स्टेटमेंट है पता है? हमारे पास एक स्टेटमेंट है, हम लोग बोलते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है बच्चों, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब इन दोनों का अगर नेचर सेम होता है ना, तभी ये सोल्यूट ये सॉल्वेंट के साथ क्या होगा बच्चों, डिसॉल्व होगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं बच्चों, सोडियम क्लोराइड आयोनिक, ये तो पोलर बोल सकते हो, और वाटर ये भी क्या है, पोलर। लेकिन मैं अगर कोई कंपाउंड लो ना, जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड और मैंने लिया केरोसिन ऑयल, या तो मैंने पेट्रोल डीजल कोई भी लिया, अब ये तो है पोलर बट ये नॉन पोलर है, हाइड्रोकार्बन है ना, ये नॉन पोलर है। अब ये पोलर जो है या तो आयोनिक जो है, ये पोलर के साथ ही डिसॉल्व होगा। अब सोडियम क्लोराइड क्या है, पोलर या तो आयोनिक, ये क्या है रहा आपका, ये रहा नॉन पोलर, तो ये कभी भी एक दूसरे के साथ डिसॉल्व नहीं होंगे। कहने का मतलब किसी भी एक सोल्यूट को, मतलब सोल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में अगर डिसॉल्व करना है और उनके नेचर के हिसाब से देखें तो क्या होना पड़ेगा, बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट शुड हैव सेम नेचर। अब नेचर के हिसाब से या तो पोलर होगा या तो नॉन पोलर होगा, तो दोनों अगर पोलर हो गए तो डिसॉल्व होंगे, सोल्यूबल होंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन एक पोलर होके दूसरा अगर नॉन पोलर हो गया तो डिसॉल्व नहीं होंगे, है ना। मैंने क्या बोला बच्चों, अगर मेरे पास सोल्यूट पोलर है और सॉल्वेंट ये भी पोलर है तो डिसॉल्व होगा, मतलब सोल्यूबल होगा। अगर ये नॉन पोलर होके ये भी नॉन पोलर हुआ ना तो भी डिसॉल्व होगा, लेकिन एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर, तो ये बच्चों कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता। या तो ये नॉन पोलर होके ये अगर पोलर हो गया तो ये कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो नेचर के हिसाब से बहुत ही सिंपल है। आपको किसी ने पूछा तो आप ये सिंपली बोलना कि इफ़ ए सोल्यूट इज डिसॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट एंड इन टर्म्स ऑफ देयर नेचर वी कैन से दैट if both solute and solvent have the same nature, that means if they're polar, both are polar in nature, then solute is easily dissolved or soluble in liquid solvent, and if both are non-polar in nature, then the solute can be easily dissolved in liquid solvent. ठीक है बच्चों, तो हम इस तरह से स्टेटमेंट पास करने वाले हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रहा है ना। तो ये होता है आपका नेचर के तरफ से, ठीक है। ओके बच्चों, और भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने लायक, ठीक है। क्या बोला गया पता है कि जब भी मैं ना कोई एक सोल्यूट को मैं ना लिक्विड सॉल्वेंट में ना डिसॉल्व कराऊंगा, लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराऊंगा ना मैं, तो क्या होगा पता है, यहाँ पे ना दो अलग अलग फेनोमेनन होते हैं, दो अलग अलग फेनोमेनन होते हैं। एक को बोला गया है डिसोल्यूशन और दूसरे को बोला गया है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है बच्चों, क्रिस्टलाइजेशन, इसमें डबल एल होता है, क्रिस्टलाइजेशन। अब इसको समझते हैं, ठीक है। मान लो आपने ना एक सॉल्यूशन बनाया, तो यहाँ पे आपने लिक्विड लिया जो कि सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, और आप यहाँ पे सोलिड ऐड कर रहे हो जो कि आपका सोल्यूट की तरह बिहेव कर रहे हो। अब क्या बोला गया पता है बच्चों कि मतलब हमेशा ये जरूरी नहीं होता कि सारा सोलिड जो आपने लिक्विड में डाला हुआ है सारा डिसॉल्व हो जाए, जरूरी नहीं है और होता भी नहीं है ना। तो क्या बोला, जितना डिसॉल्व होना है वो होते रहेगा। अब डिसॉल्व होगा तो क्या करेगा, ये सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा ना, यहाँ पे मतलब जितना डिसॉल्व हो रहा है कंसंट्रेशन बढ़ेगा ना। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं। मतलब कोई एक सोल्यूट को आप लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करा रहे हो और वो डिसॉल्व हो रहा है, देन हम उसका क्या बोलेंगे, मतलब उस सॉल्यूशन में इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो ये वाला जो मेथड है, तो ये वाला जो प्रोसेस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, डिसोल्यूशन बोलेंगे। अब अगर मान लो वही चीज़ अगर सेम रिपीट कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ डिसॉल्व हो गया इसके साथ मान लो, और कुछ डिसॉल्व ना होके क्या कर रहे हैं, उस सॉल्यूशन का सरफेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। मतलब क्या होता है ना कि जैसे मान लो सोल्यूट आके यहाँ पे गिरा, फिर एक दूसरे के साथ कोलाइड किया,
तो कुछ पार्टिकल आके ना ऊपर सरफेस में बैठ गए। तो जब इस तरह से सोल्यूट पार्टिकल ना सरफेस में आके क्या करेंगे, एक लेयर बनाएंगे या तो बैठ जाएंगे, इफ़ दे गेट डिपोजिटेड देयर, तो तब हम उसको क्या बोलेंगे, तब हम उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन, तब हम उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। तो बेसिक अगर डिसोल्यूशन के बारे में हमें बात करना है ना, तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन ए सोल्यूट इज डिसॉल्व इन ए लिक्विड सॉल्वेंट, तो सम solute get dissolved and concentration of the solution increases, है ना, concentration of the solute in the solution increases, and that process is what we call dissolution. But sometimes what happens, some of the solute particles may come out and occupy the space of the surface there, and this process is what we call crystallization. ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को, और ऑब्वियसली आना भी चाहिए, है ना। ओके, अब होता क्या है ना बच्चों कि अगर मैं एक सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कराऊँ ना, मतलब बोला गया है कि दो और भी फेनोमेनन हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब उसको समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लो हमने एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, यहाँ पे हमने दोनों में मान लो सेम अमाउंट ऑफ हमने सॉल्वेंट भी लिया, मैंने बोला 250 ml हम वाटर ले रहे हैं, ठीक है, और मैंने यहाँ पे मानो 2 टेबल स्पून शुगर ऐड कर दिया, और यहाँ पे भी मानो मैंने 2 टेबल स्पून शुगर ऐड कर दिया। तो शुगर जो ऐड कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, हमारा सोल्यूट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब ना जब मैंने ये 2 टेबल स्पून शुगर दोनों में डिज़ोल्व कर दिया, प्रॉपरली डिज़ोल्व हो गया मान लो, है ना, मतलब हमने ऑलरेडी एक सर्टेन अमाउंट दोनों में डिज़ोल्व कर दिया। अब क्या बोला पता है, मान लो ये 2 टेबल स्पून डिज़ोल्व होने के बाद ना यहाँ पे और हम ये जो सोल्यूट है इसको डिज़ोल्व नहीं कर पा रहे हैं और डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, तब इसको क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों, एट दैट सिचुएशन हम इसको बोलेंगे सेचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब और डिज़ोल्व नहीं हो रहा, हो गया बस, ऐसा टाइप ना, मतलब हम भी कभी कभी बोलते हैं ना, मान लो दिन भर थक गए कुछ नहीं कर सकते, आज चलो मैं सैचुरेटेड हो गया, है ना, हम इस तरह की बातें करते हैं ना कभी कभी, तो वी यूज़ दिस लैंग्वेज, तो है ना। अब मान लो ये एक सर्टेन अमाउंट हमने डिज़ोल्व करा, 2 टेबल स्पून ऑलरेडी डिज़ोल्व करा, और इसके बाद भी हम और भी यहाँ पे डिज़ोल्व मतलब सोल्यूट डिज़ोल्व कर पा रहे हैं, और भी डिज़ोल्व हो रहा है 2 टेबल स्पून के बाद भी, यहाँ पे नहीं हो रहा था सर्टेन अमाउंट के बाद, तो ये सेचुरेटेड बोल दिया। और भी अगर हो रहा है तो हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं बच्चों, हम लोग इसको बोल रहे हैं अनसेचुरेटेड सोल्यूशन, मतलब हम और भी डिज़ोल्व कर सकते हैं। मान लो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये आप हो और ये आपके फ्रेंड है, ठीक है, यू एंड योर फ्रेंड, आप दोनों ना सुबह मान लो 5 बजे उठ के दोनों ना पढ़ने बैठ गए, और मानो आप 10 बजे तक बैठ पढ़े, और आपने बोला कि भाई मेरे से अब नहीं हो रहा, मैं नहीं करता, तो तब आप क्या बन गए, सेचुरेटेड बन गए। लेकिन मानो आपका फ्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, आपका फ्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, तो तब आपका फ्रेंड क्या हो गया, अनसेचुरेटेड। मैं बस ये रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को कंफ्यूज ना हो, समझो, है ना। अब बोलोगे ना कि सर किस तरह से डिफाइन करें इस चीज़ों को, बुक में भी डेफिनेशन है, बट मैं इस तरह से बोलता हूँ इसको कि ए सोल्यूशन, ठीक है, ए सोल्यूशन वेयर नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व, और सोल्यूट डिजॉल्व नहीं कर सकते, ए सोल्यूशन वेयर नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व आफ्टर डिजॉल्विंग इन सर्टेन अमाउंट ऑन इट, उसको क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड। और ए सोल्यूशन वेयर more and more amount of solute can be dissolved after dissolving in certain amount on it, then that is what we call unsaturated solution. आई होप आपको समझ में आ गया। मतलब ऐसा एक सोल्यूशन है जहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड करने के बाद हम और डिजोल्व नहीं कर पा रहे और ऐड नहीं हो रहा, डिजोल्व नहीं हो रहा, तब हमने इसको बोला सेचुरेटेड। और भी डिजोल्व हो रहा है तब हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, अनसेचुरेटेड बोलेंगे। ठीक है, चलो बच्चों, तो हमने नेचर के बारे में पढ़ लिया और क्या क्या सोल्यूशन होता है और क्या क्या हो सकता है डिजोल्व करने से, वो पढ़ा। अब आते हैं हम लोग टेम्परेचर पे। क्या बोला गया बताया बच्चों कि एक सोल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट को ना हम अगर डिज़ोल्व करते हैं तो उनका जो सॉल्यूशन होता है इट अटेन्स एन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर के इफेक्ट दिखाने के लिए हम ये सारा चीज़ें बोल रहे हैं, इट अटेन्स एन इक्विलिब्रियम। अब होता क्या है बताए यहाँ पे,
अब ये अगर इक्विलिब्रियम है मतलब ये दोनों डिजोल्व हो गया तो सॉल्यूशन बनेगा, अगर डिजोल्व नहीं हो रहा तो फिर से यही रहेगा ना, सॉलिड सॉलिड ही रहेगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट ही रहेगा, है ना, इस तरीके का बात है। अब क्या बोला गया है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर देखें ना बच्चों, तो दो चीज़ें हो सकता है टेम्परेचर में, दो चीज़ें हो सकता है, एक तो एंडोथर्मिक हो सकता है प्रोसेस और दूसरा क्या हो सकता है बच्चों, एक्सोथर्मिक हो सकता है। अब एक्सोथर्मिक क्या होता है कि जहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है या तो एनर्जी रिलीज हो रहा है, वो वाला बात। अब टेम्परेचर का बात करें तो हीट बोला मैंने डायरेक्टली। अब एंडोथर्मिक क्या होता है, जहाँ पे हमें हीट देना पड़ रहा है। मान लो ये सॉलिड और लिक्विड जो मतलब सॉलिड जो लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है उसके लिए हमें हीट देना पड़ रहा है ना, तो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। अगर हीट रिलीज हो रहा है, दोनों डिसॉल्व हो गए, तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। सिंपल सा बात है ना बच्चों। अब सुनो, अगर मैं एक सॉलिड को लिक्विड में जब डिसॉल्व करा रहा हूँ, या तो डिसॉल्व अगर होना है इसको, अगर मुझे उसमें टेम्परेचर देना पड़ा और तब जाके सॉल्यूशन बन रहा है, तो उस प्रोसेस को मैं बोलूँगा एंडोथर्मिक। बात को समझो कि ये इसमें तब डिसॉल्व होगा जब मैं टेम्परेचर दूंगा, मतलब प्रोसेस एंडोथर्मिक हुआ, मतलब टेम्परेचर देने से ही सॉल्यूशन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, क्योंकि तब ये डिसॉल्व होगा ही नहीं यहाँ पे। तो देंगे टेम्परेचर तो डिसॉल्व होगा तो सॉल्यूशन बनेगा। मतलब क्या, आपका प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है, आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना, टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो सोलिबिलिटी भी क्या हो जाएगा बच्चों, सोलिबिलिटी भी क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि इसको तो यहाँ पे डिसॉल्व कराना था, हमने तो बोल ही दिया ना कि प्रोसेस एंडोथर्मिक है, मतलब टेम्परेचर देने से ही होगा। तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सोलिबिलिटी क्या होगा, उतना बढ़ते जाएगा। अब आते हैं एक्सोथर्मिक पे, मतलब सॉलिड प्लस लिक्विड आप दोनों को मिक्स कर रहे हो, अब सॉल्यूशन बन रहा है कब, हीट रिलीज हो गया, हीट रिलीज होके बन रहा है। मतलब क्या, हीट रिलीज होना पड़ेगा, ये सॉल्यूशन अगर इन दोनों को मिक्स कराना है एक दूसरे के साथ तो हीट रिलीज होगा। तब आप अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, सोलिबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा या घटेगा, आप इमेजिन कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, घटेगा। क्यों बोलो बच्चों, क्योंकि हमने तो बोला ना कि अगर टेम्परेचर रिलीज करेगा तब जाके सोल्यूबल होगा ना, तो उसके लिए टेम्परेचर देने का जरूरत ही नहीं है, आप एक दूसरे के साथ डिसॉल्व हो रही है इसीलिए। कैसे, हीट रिलीज करके। तो उल्टा अगर आप यहाँ पे हीट टेम्परेचर बढ़ा दोगे ना, तो फिर क्या हो जाएगा, ये रिवर्स प्रोसेस होगा, मतलब सोलिबिलिटी क्या होगा, घट जाएगा इसका। और ये दोनों का जो पूरा इफेक्ट है, ये हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ली सेटिलियर्स प्रिंसिपल फॉलो करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ली सेटिलियर प्रिंसिपल फॉलो करते हैं हम लोग। तो ली सेटिलियर प्रिंसिपल ने क्या बोला कि अगर प्रोसेस मतलब में कुछ चेंजेस कराते हैं ना, कोई भी एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस में, कोई भी एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस में, तो हम जो भी चीज़ें चेंज करा रहा है तो सिस्टम इस तरह से बिहेव करेगा कि उसमें कुछ चेंजेस हुआ ही नहीं हो। तो इस तरह से चीज़ें था, है ना। तो अगर हीट देने से चीज़ें सॉल्यूशन बन रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, तो हीट देंगे तो मतलब क्या होगा, फॉरवर्ड प्रोसेस चलेगा। अगर ली सेटिलियर के हिसाब से अगर टेम्परेचर देने से मतलब सोल्यूशन, अगर टेम्परेचर रिलीज हो गया मतलब हीट रिलीज होकर सोल्यूशन बन रहा है ना, तो क्या होगा बच्चों, अगर जहाँ वहाँ पे अगर हम हीट देंगे तो रिवर्स प्रोसेस होगा, उल्टा, मतलब सोलिबिलिटी होगा ही नहीं, है ना, ये इसके साथ डिसॉल्व होगा ही नहीं, तो आपका सोल्यूट रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा। तो इस तरह से है चीज़ें, ठीक है बच्चों। और मैं अगर प्रेशर के बारे में बात करूं तो प्रेशर में कोई इफेक्ट नहीं होता, है ना, सॉलिड और लिक्विड में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रहा है ना। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, आप लोग बोलना मुझे कि समझ में आ रहा है कि नहीं चीज़ें, ठीक है बच्चों। मैं ना ये पूरा सब सीरीज़ ख़त्म करूँगा ना, तो मैं आप लोगों को ना PDF में ना पूरा नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। आप लोग बढ़िया से मतलब प्रिंट आउट करके एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लेना, ओके। तो कल का क्लास इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल आप लोग बिल्कुल भी क्लास मतलब वीडियो को मतलब स्किप मत कर देना, इग्नोर मत कर देना। और कल हम लोग सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड पढ़ने वाले हैं, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वहाँ से आपको 2-3 मार्क का तो मतलब क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, सो योर लव इन द वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, ओके।